कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं डायमंड कॉमिक्स की पेशकश चाचा चौधरी और जादू की रस्सी। सबसे पहले मित्रों, डायमंड कॉमिक्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिनकी बदौलत आज ये कंटेंट हम आपके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, हम आपका परिचय करवाते हैं कार्टूनिस्ट प्राण से, जिन्होंने चाचा चौधरी जैसे कैरेक्टर की रचना की और डायमंड कॉमिक्स को बुलंदियों पे पहुंचाया। मित्रों, कार्टूनिस्ट प्राण का जन्म कसर नाम के कस्बे में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। एमए राजनीति शास्त्र और फाइन आर्ट्स का अध्ययन करने के बाद उनका कार्टूनिंग कैरियर 1960 में दैनिक मिलाप में शुरू हुआ। मित्रों, उन दिनों सारे भारत में विदेशी कॉमिक्स छपती थी। प्राण ने भारतीय छात्रों की रचना करके स्थानीय विषयों पर कॉमिक्स बनाना शुरू किया। उनके प्रमुख चरित्र थे मित्रों चाचा चौधरी, साबू, श्रीमती जी, पिंकी, बिल्लू और रमन। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनको 1995 में पीपल ऑफ द ईयर अवार्ड से पुरस्कृत किया। उनकी चाचा चौधरी स्ट्रिप्स को इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट अमेरिका में स्थायी रूप में रखा गया है। 1983 में मित्रों स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्राण की राष्ट्रीय एकता पर बनी कॉमिक्स रमन हम एक है का विमोचन भी किया है। प्राण के चरित्रों की लोकप्रियता का रहस्य ये था मित्रों कि सीधे सरल हास्य द्वारा पाठकों को भीतर तक वे गुदगुदा देते थे। तो चलिए मित्रों, आज शुरू करते हैं प्राण द्वारा रचित कॉमिक्स चाचा चौधरी और जादू की रस्सी। एक दिन चाचा चौधरी कपड़े पहन के जाने को कहीं तैयार होते हैं। वो कहते हैं, घर में बैठे बैठे दम घुटने लगा, जरा बाहर जाकर ताज़ा हवा खाई जाए। बाहर यह भी पता चलेगा कि दुनिया का हालचाल कैसा है। तभी रास्ते में, चाचा जी, मैं ताज़ा रिलीज हुई फिल्म का वीडियो कैसेट लाया हूँ, आओ वीडियो पर फिल्म दिखाऊं। नहीं भाई, घर से ऊब कर तो मैं बाहर आया हूँ, अब मैं ज़िंदगी की असली एडवेंचर देखने निकला हूँ। और चाचा चौधरी यह कहकर मित्रों आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में अब आगे बढ़ा जाए। दूसरी तरफ मित्रों कुछ दूरी पर बागी और वीरू बोगो, जहाँ बंदूक और तोप चाचा चौधरी का बाल बाका ना कर सकी, वहाँ तुम्हारी क्या चलेगी। देखना, मैं चाचा चौधरी को पकड़कर पेड़ पर उल्टा तब तक लटकाए रखूंगा जब तक कि उसका दम ना निकल जाए। रास्ते में, मोटे कद्दू, इस रस्सी से पैर हटा। चूहे, तुमने चोगों को मोटा कद्दू कहा, मैं तेरी गर्दन मरोड़ने आ रहा हूं। तभी वह व्यक्ति बीन बजाने लगता है और रस्सी सांप की तरह नाचने लगती है और बोगो उसके ऊपर हवा में उड़ने लगता है। अरे मैं ऊपर ही ऊपर आसमान में कहाँ जा रहा हूँ, यह रस्सी कहाँ जाकर रुकेगी। रस्सी लौट आई, मगर बोगो वह रस्सी के साथ लौटकर क्यों नहीं आया। जो ऊपर जाता है लौटकर कभी वापस नहीं आता, समझे तुम। अरे बीन मास्टर, जरा रुको, एक काम करो, मैं जेब कतरा यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। चाचा चौधरी ने हमारे कई जेब कतरों को अंदर भिजवाया है, वह हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। बोगो उसका काम तमाम करने आ रहा था। यह 100 का नोट रखो और इसे अपनी जादुई रस्सी से हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, समझे। लो, वह इधर ही आ रहा है, अपनी बीन तैयार रखो। तभी चाचा चौधरी का पैर बीन पर पड़ता है और चौधरी, अब तुम गए हमेशा के लिए ऊपर। खाली रस्सी लौट आई, तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। वाह, जो काम पिस्तौल और खंजर ना कर सके वह तुम्हारी रस्सी ने कर दिखाया। तभी उसको एक तड़ाक ऊपर से फला के लगता है चाचा चौधरी पेड़ पे। वह चाचा चौधरी का भूत है, भागो। भूत, बाप रे बाप, भागो। चाचा जी पेड़ पर चढ़कर फल खाए जा रहे हैं। साबू, जादुई रस्सी मुझे आसमान में ले जा रही थी। रास्ते में मैंने इस पेड़ की टहनी को पकड़ लिया,
रस्सी छोड़ दी, रस्सी आसमान में चली गई, मैं टहनी पर लटक गया। भागते समय वह अपनी जादुई बीन छोड़ गया था साबू, नीचे उतरकर उसे बजा कर देखना चाहिए। और चाचा चौधरी मित्रों बीन बजाते हैं और बीन बजाते ही रस्सी उठने लगती है। रस्सी अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। वहां बोगो भटक रहा था। आहा, नीचे जमीन पर जाने का सुनहरा अवसर, और बोगो उस रस्सी को पकड़ लेता है मित्रों। रस्सी नीचे उतरना शुरू हो गई है। इसके सहारे मैं भी वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। लक्की नीचे पहुंचने पर, अरे नीचे तो चौधरी बीन बजा रहा है, नीचे पहुंचते ही मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। चाचा जी देखिए, ये मोतीचूर के लड्डू लाया हूँ। लड्डू? अरे वाह साबू, लाओ। और चाचा चौधरी लड्डू के लिए दौड़ पड़ते हैं साबू की तरफ। ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और तभी बोगो ऊपर से गिरता है। ओह, एकदम यह क्या हो गया, मैं गिर रहा हूँ, हाय मेरी कमर। और वो धड़ाक से गिरता है और उसकी कमर टूट जाती है मित्रों। वाह मोतीचूर के लड्डू। इस तरह से बोगो जमीन पर गिर पड़ता है और चाचा चौधरी की जान बच जाती है। अगली कहानी है मित्रों, बंदरों का देश। साबू, आधी रात हो गई है मगर तुम अभी तक जाग रहे हो, क्या बात है साबू? साबू कहता है, चाचा जी आज आसमान ज्यादा काला नजर आ रहा है। वह इसलिए क्योंकि चांद नहीं है साबू। नहीं, जुपिटर ग्रह पर बसे मेरे परिवार के लोग मुझे बुला रहे हैं चाचा जी। यह तुमने कैसे जाना? तभी साबू आसमान में इशारा करता है। देखिए चाचा जी, आसमान पर सितारों को देखिए, उनमें मेरी शक्ल नजर आएगी। यह मेरे लिए एक संदेश है। मुझे अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए जाना होगा। लेकिन तुम जुपिटर तक यात्रा कैसे करोगे साबू? चाचा चौधरी कहते हैं, अभी तुम सो जाओ साबू, कल सवेरे यात्रा का इंतजाम करेंगे। अच्छा, शुभ रात्रि साबू। ऐसा कहते हुए चाचा चौधरी अंदर चले जाते हैं मित्रों, और साबू बाहर ही सो जाता है। दूसरे दिन, साबू, हमें प्रोफेसर जाक के पास चलना होगा। और दोनों चल पड़ते हैं। रास्ते में प्रोफेसर जाक एक अद्भुत बुद्धि वाला वैज्ञानिक है। उसके पास अंतरिक्ष यान है। वह हमें अंतरिक्ष में कैसे भेजेगा? क्योंकि उसके पास अंतरिक्ष यान है इसलिए वह हमें भेज देगा। वह रही साइंटिस्ट की लेबोरेटरी। वह शहर के शोरगुल से दूर खुले वातावरण में काम करता है। तभी साइंटिस्ट, आओ चौधरी आओ, कैसे आना हुआ? दोस्त, तुमसे एक काम आ पड़ा है मुझे। लो पहले यह पियो। साइंटिस्ट उसे टेस्ट ट्यूब में कुछ पीने को देता है। क्या मेहमानों को घुला हुआ रसायन पिलाओगे? चाचा चौधरी कहते हैं। इसमें गर्म चाय है चौधरी, सिर्फ वह कप प्लेट की जगह लेबोरेटरी की ट्यूब में है। साबू, तुम क्या लोगे? वह सिर्फ लस्सी पीता है जो तुम्हारी लेबोरेटरी में नहीं मिलेगी। साइंटिस्ट, अच्छा अब बोलो तुम्हारी समस्या क्या है चौधरी? साबू को अपने परिवार वालों से मिले कई साल हो गए हैं। उसे जुपिटर ग्रह पर जाना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है चौधरी? मैंने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह तक जा सकता है। इस अंतरिक्ष यान पर सवार हो जाओ, मैं इसे फायर करूंगा। कुछ घंटे में आप दोनों जुपिटर ग्रह पर होंगे। प्रोफेसर जाक, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चाचा जी, हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। टेक ऑफ 100% कामयाब रहा। साइंटिस्ट कहता है, क्योंकि वो सही जगह पे पहुंच जाते हैं। साबू, हम पृथ्वी के वातावरण को पार करके अंतरिक्ष में जा रहे हैं। अंतरिक्ष में जाते हुए, चाचा जी अंतरिक्ष में वे बेशुमार वस्तुएं क्या हैं? वे उल्काएं हैं जो हमेशा घूमती रहती हैं। ओह, एक उल्का बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही है चाचा जी। अंतरिक्ष में टकराव होता है चाचा चौधरी जिस रॉकेट में बैठे थे उस रॉकेट का और उल्का का। ओह, सारा यान हिल गया। पृथ्वी के कंट्रोल रूम में उल्का का रॉकेट से टकराना खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ ठहराव आया है, लगता है उल्का निकल गई। चाचा चौधरी कहते हैं, चाचा जी हमारा रॉकेट एक बड़े ग्रह की तरफ जा रहा है। साबू, गजब हो गया, यह ग्रह जुपिटर नहीं है। ओह, रॉकेट अज्ञात ग्रह पर आ उतरा है साबू।
साबू बाहर आओ, देखिए इस ग्रह का वातावरण कैसा है। और मित्रों, चाचा चौधरी और साबू रॉकेट से बाहर आते हैं। नीचे बैठा साइंटिस्ट स्क्रीन पर उन्हें देख रहा होता है। उल्का के साथ टकराने से रॉकेट का रास्ता बदल गया और अज्ञात ग्रह पर जा उतरा। उन दोनों ने वहां कदम रख दिए हैं। साइंटिस्ट उन्हें स्क्रीन पर देखते हुए सोचता है। वहां चारों तरफ ज्वालामुखी फूट रहे हैं। तभी चाचा चौधरी कहते हैं, इनमें इतनी गर्मी है कि पास जाने पर जलकर राख हो जाएंगे साबू। तभी साबू को आकर कोई चीज लिपट जाती है। ओह, यह क्या! चाचा चौधरी से भी लिपट जाती है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तब देखते हैं, अजनबी हमारे देश में घुस आने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हमारी पूंछें मजबूत है, बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं है। बंदरों ने उन्हें अपनी पूंछ में जकड़ लिया होता है मित्रों, और उन्हें लेके चल पड़ते हैं। तुम्हें राजा गगोल के सामने हाजिर होना होगा, वही तुम्हें सजा देंगे। और दोनों बंदर साबू और चौधरी को बंदी बनाकर, पूंछ के सहारे बंदी बनाकर ले जाते हैं। रास्ते में देखो, हमारे जनरल बोजो ने 2 विदेशी जासूसों को पकड़ा है। उन्हें मौत की सजा मिलेगी। बहन, कल सामूहिक नाच गाना होगा। क्यों? 2 अजनबियों को राजा सूली पर चढ़ाएंगे, बाद में जश्न मनाया जाएगा। उधर राजा गगोल, महाराज, ये 2 कैदी तोड़फोड़ करने की नीयत से हमारे देश में घुसे हैं। यह गलत है। हमारा रॉकेट अंतरिक्ष में भटक गया और हम जबरन यहाँ उतरना पड़ा। चाचा चौधरी कहते हैं, साबू, यह बंदरों का देश है। इनको दलील देना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। मैं इन दोनों को मौत की सजा देता हूँ। कल सवेरे इन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, तब तक इन्हें जेल में डाल दो। बोझो, तुम्हारे वानर राजा ने हमें जेल में डालने का हुक्म दिया था, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यही जेल है। कल तक तुमको पूंछ से बांधकर हम खुले मैदान में रखेंगे, समझे? तब तो हमारे साथ साथ तुम भी जेल भुगत रहे हो। बोझो, साबू कहता है। तभी, ओह कमबख्त खुजली, मेरा पीछा नहीं छोड़ती। एक बंदर अपनी पीठ खुजाने लगता है। बंदर, तुम्हारे शरीर में जुएं हैं। अगर तुम बंधन खोल दो तो मैं तुम्हारी खुजली का इलाज कर सकता हूँ, समझे? तभी वह बंदर बंधन खोल देता है। लो, बंधन खोल दिया। आहा कुल्हाड़ी! और साबू को, चाचा चौधरी को कुल्हाड़ी मिल जाती है और उस कुल्हाड़ी से उस बंदर की पूंछ काट देते हैं। छोटे चूहे, मैं तुम्हें मसल दूंगा। तभी बोझो, जो बड़ा बंदर था, वो चौधरी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और चौधरी तेजी से वार करते हुए उस कुल्हाड़ी से उसकी भी पूंछ काट देते हैं। कट! बंधन खुल गए। अब भी मेरी ताकत इस हाथियों की शक्ति से ज्यादा है। साबू और बोझो में लड़ाई होती है। धड़ाक! मरने की तैयारी कर ले, बोझो कहता है। साबू गिर पड़ता है और साबू नीचे गिर जाता है। तभी, हो गया तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा? मैं गला घोट कर तुम्हें मार डालूंगा, समझे? साबू सोचता है, उसकी कलाई मेरे हाथ आ जाए बस एक बार। और वो उसकी कलाई पकड़ के उसे उठा करके पटक देता है जमीन पर। साबू ने उसे उठा लिया। चाचा चौधरी सोचते हैं, उसकी पकड़ रीछ की पकड़ से ज़्यादा मजबूत है और वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। साबू कहता है, अब वह नहीं उठ सकता। वह बहुत शक्तिशाली था साबू। तभी भीड़ की आवाज़ आती है, घुसपैठिए को मारो मारो मारो, और सैनिक आ रहे हैं। मारो मारो मारो। चाचा चौधरी कहते हैं, अगर उन्होंने हमारे रॉकेट को नुकसान पहुंचाया तो हम कहीं जाने के काबिल नहीं रहेंगे साबू। तभी दोनों दौड़कर रॉकेट के अंदर चले जाते हैं। शुक्र है हम यहाँ तक पहुँच गए। और रॉकेट लेके वे उड़ जाते हैं। अब वे ताकते रहेंगे और सच में बंदर ताकते रह जाते हैं। नीचे पृथ्वी पर साइंटिस्ट की लेबोरेटरी में साइंटिस्ट सोचता है, रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए ठीक दिशा में अब जाने लग रहा है। जुपिटर ग्रह अब थोड़ी दूरी पर है। जुपिटर की जमीन पर हम उतर आए हैं। साबू, बहन साया कैसी हो? भाई साबू, स्वागत है। तभी साबू की बहन साया उसे नजर आती है। बहन, माँ कहाँ है? चचा हारो, तुम चुप क्यों हो? माँ कहाँ है? तुम घर जाकर उसे खुद देख लेना साबू। माँ माँ, मैं आ गया। तभी साबू एक कमरे में प्रवेश करता है। वह बोल क्यों नहीं रही है चाचा? साबू, तुम्हारी माँ सख्त बीमार है, उसके बचने की उम्मीद नहीं है।
इसी कारण हमने तुम्हें संदेश भेजा था कि तुम मरने वाले की आखिरी बार चेहरा देख लो। वैद्यवाणी, माँ को बचाने का कोई उपाय तो होगा। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ एक उपाय है। दक्षिण की तरफ रानी सानी के बाग में एक झरना है। अगर कोई उसका पानी लाकर पिला दे तो मरीज बच सकता है। मगर रानी सानी बहुत जिद्दी महिला है, वह किसी को एक बूंद पानी भी नहीं लेने देती है। अलविदा साया, हम उस झरने का पानी लेकर जल्दी लौटेंगे। भाई, उस जालिम सानी से होशियार रहना। साबू, हमें चलते हुए 2 दिन हो गए हैं। आगे बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं। साबू, रास्ता दुर्गम होता जा रहा है। चाचा चौधरी कहते हैं, लंबा रास्ता कट गया है या यहाँ मौसम अच्छा है। तभी उन्हें एक किला दिखाई देता है। यह रहा रानी सानी का महल। हमें दीवार फांद कर अंदर दाखिल होना होगा चाचा जी। और साबुन को अपने कंधे पर बिठाकर हुबा कूद जाता है। हम अंदर आ गए। अभी तक हमें किसी ने नहीं देखा चाचा जी। और वह एक जग में पानी भरने लगते हैं। यह वही झरना है जिसका चमत्कारी जल मरीज को स्वस्थ कर देता है चाचा जी। तभी एक जाल आता है उनके ऊपर। ओह, यह क्या! और दोनों को कैद कर लेता है। रानी सानी, तुमने मेरा पानी चुराया, इसकी सजा मौत है, समझे? इस झरने का चमत्कारी पानी सिर्फ मेरे लिए है, ताकि मैं इसे पीकर हमेशा जवान रहूं। मगर रानी साहिबा, यह पानी हम एक बूढ़ी महिला के लिए ले जा रहे हैं जो मौत से लड़ रही है। यह तो उपकार है। तुम अक्लमंद लगते हो। मुझे खेल देखने का शौक है। चोर मेरे पहलवान बोरो से लड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो पानी ले जा सकते हो। बोरो, आओ। मगर यह नाइंसाफ़ी है। बोरो के पास हथियार है और साबू निहत्था है। रानी जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? मरना तो तुम्हारे साथी को है ही। तभी बोरो हमला कर देता है तलवार से। स्टाक, हा हा बोरो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। स्टाक, बोरो उस पर तेजी से हमला करता है और कहता है, यह कैसी रही बच्चे? साबू सोचता है, इसमें सांप की जबान जैसी फुर्ती और तेजी है। साबू की पकड़ में विरोधियों का बाजू आ गया है। चाचा चौधरी सोचते हैं, अब अपना प्रिय दाव धोबी पलटा मारेगा। और तभी वो साबू बोरो को उठा के फेंक देता है। धड़ाक, बोरो की कमर टूट जाती है और वह वहीं पड़ा रहता है। मित्रों, साबू कहता है, रानी सानी, बोरो मर गया, हम पानी ले जा रहे हैं तुम्हारी बहादुरी से। रानी सानी कहती है, तुम्हारी बहादुरी से मेरा दिल खुश हो गया। क्यों ना तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दूंगी। साबू चाचा चौधरी के कान में कहता, चाचा जी, बोरो को मैंने चित कर दिया, मगर इस औरत से जीतना मेरे बस का नहीं है। यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। साबू चाचा चौधरी कहते हैं, मित्रों, महारानी, आदमी खूबसूरत औरत के जाल में जल्दी फंसता है, इसलिए साबू को शादी के लिए राजामंद करने के लिए आप श्रृंगार करें तो अच्छा रहेगा। रानी कहती है, ठीक है चाचा जी, आपने सानी को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि औरत मेकअप में बहुत टाइम लगाती हैं। तब तक हम दूर निकल भागने का मौका मिल जाएगा, समझे साबू? मित्रों, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वैद्य चमत्कारी पानी बीमार के मुंह में डालता है। बेटा, माँ और साबू की माँ उठ खड़ी होती है। साबू, तुम कहाँ चले गए थे? माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैं पृथ्वी को जाता हूँ। चाचा चौधरी रॉकेट में जाने लगते हैं। साबू कहता है, अलविदा चाचा जी। कई दिनों तक रॉकेट अंतरिक्ष में चलता रहता है और तब एक दिन पृथ्वी पर चाचा जी वापस आ गए। चाचा चौधरी अपने घर जाते हैं। अरे, तुम गए थे 2 मगर लौटा केवल 1, क्या बात? बिनी पूछती है। बिनी, साबू का घर जुपिटर पर है, वह अपने परिवार के पास रह गया। उस पेट के बिना यह घर सूखा लगेगा। मुझसे कौन कहेगा कि खाने को दो? साबू पेटू जो ठहरा। तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? बिनी पूछती है। चाचा चौधरी कहते हैं, भूख नहीं है। रॉकेट भी दूध नहीं पी रहा है। मित्रों, रॉकेट चाचा चौधरी के कुत्ते का नाम है। साबू को लाओ, भीड़ चिल्लाती है। ब्रिंग बैक साबू, साबू को लाओ, हमें साबू चाहिए। मैं कार्टूनिस्ट प्राण से कहकर तुम्हारे लिए नया कैरेक्टर बनवा दूंगा। चाचा चौधरी कहते हैं, नहीं नहीं, हमें साबू चाहिए। भीड़ कहती है, रात होती है, दुनिया नींद की गोद में जाती है, मुझे बाहर रॉकेट के भौंकने की आवाज़ आ रही है। बिन्नी कहती है,
कुत्ते रात को अक्सर भौंकते हैं बिनी, सो जाओ। भौं भौं। आज वह कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है, बिनी कहती है। चाचा चौधरी उठते हैं। अच्छा बाबा, जाकर देखता हूँ। कुत्ते की आवाज लगातार आती है मित्रों, भौं भौं। चाचा चौधरी बाहर आते हैं। साबू तुम? और वो साबू को देखते हैं। चाचा जी, आपके बिना मेरा वहां दिल नहीं लगा, इसलिए मैं वापस चला आया। चाची, भूख लगी है, कुछ खाने को है? बिनी कहती है, मैंने तुम्हारे लिए 40 आलू के पराठे, 12 किलो हलवा, 5 किलो सलाद, 125 पापड़ और 1 मटका लस्सी का रखा है साबू। अगली कहानी है मित्रों, चतुर बवीरा। एक बार, मिस बवीरा, आज क्या परीक्षण हो रहा है? मिस दीप्ति, मैंने केमिकल्स के मिश्रण से एक नया लोशन खोज निकाला है। कहीं यह भी तुम्हारी कोई नई शरारत तो नहीं? मुझे कॉलेज के वे दिन याद हैं जब तुम केमिस्ट्री में जीनियस मानी जाती थी। तुम्हारा प्यार एक हैंडसम सहपाठी संजय से हो गया था। तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची थी जब तुम्हारे प्रेमी ने दूसरी लड़की प्रिया से शादी कर ली थी। उपहार में तुमने अपना आविष्कार किया हुआ सुगंधित पाउडर नव दंपत्ति को दिया था। वह पाउडर छिड़कने पर पति पत्नी ने सारी रात खुजखुजाते हुए काटी। तुम्हें सब याद है अभी तक? दीप्ति, तुम फिर से जवान बनना चाहती थी ना? हाँ, मगर यह संभव नहीं है। संभव है। मेरा बनाया हुआ यह लोशन तुम्हारे सफेद बाल काले कर देगा और तुम 30 साल कम की लगने लगोगी। रुई पर एक लोशन डालकर देती हूँ, अपनी सफेद भौं पर लगाओ। मैंने लोशन भौं पर लगा लिया। अब शीशा देखो। अद्भुत, मेरी भौएं काली हो गई। क्या इसी तरह मेरे बाल भी काले हो सकते हैं? जल्दी में निर्णय ना लो, जरा लोशन को सूखने दो। ओह, मेरी भौएं चेहरे से अलग हो गई। हो, यही इस लोशन का कमाल है। पहले यह खिजाब का काम करता है, फिर सूखने पर बाल सफा तेल का काम करता है। निर्दयी बवीरा, तुमने मेरे साथ इतना शरारत भरा मजाक क्यों किया? दीप्ति कहती है, दूसरों को सताने में मुझे आनंद आता है, समझी? तुम यह मजाक चाचा चौधरी, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, के साथ करके दिखाओ तो जानूं। उसका पता बताओ मुझे। दीप्ति, मिस बवीरा ने चाचा चौधरी का पता दे दिया। ड्राइवर चलो। जैसे दीप्ति ने कहा, अगर वह आदमी सचमुच तीक्ष्ण बुद्धि वाला है तो मुझे हराने में मुझे और भी लुत्फ आएगा, मतलब मजा आएगा। वह तो कहती थी कि चाचा चौधरी छोटे कद का आदमी है, पर यहाँ तो बहुत बड़े कद का आदमी बैठा है। वो साबू को देखती है। मैं वह नहीं जो तुम समझ रही हो। चाचा चौधरी अंदर हैं। सचमुच यहाँ रहने वाले अद्भुत प्राणी लगते हैं। बवीरा अंदर जाती है। तुम चौधरी हो ना? मैं तुम्हें अपने आविष्कार का फायदा पहुंचाने आई हूँ। तुम फिर से जवान बन सकते हो, समझे? क्या तुमने कोई ऐसी प्रक्रिया निकाली है जिससे मेरे बीते साल वापस लौट आएंगे? नहीं, यह लोशन लगने से तुम्हारी सफ़ेद मूछें काली हो जाएंगी। यह काम 2.5 रुपये वाली खिजाब की शीशी भी कर सकती है। मगर मेरा लोशन उम्र भर के लिए तुम्हारी मूछें कुदरती काली रखेगा। यह बात आम खिजाब में नहीं। लगाओ और देखो। तभी एक थैले से चूहा कूदता है। ओह, थैला खुल गया और वो बवीरा पे जाके जंप करता है। ई चूहा! बवीरा डर जाती है और वो रसायन की शीशी उसके सर पे गिर जाती है। मैडम, लोशन पड़ने से तुम्हारे बाल काले हो गए। और उसके बाल काले हो जाते हैं। बवीरा कहती, इससे पहले दूर हटो मुझसे। इससे डरने की जरूरत नहीं है, यह प्लास्टिक का चूहा है। ओह, मैं गंजी हो गई। तभी उसके बाल उसके हाथों में आ जाते हैं। मगर यह तुम्हारा आविष्कार किया हुआ अपना लोशन था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाय मेरे घुंघराले और मुलायम बाल। बवीरा गंजी हो जाती है। चाचा चौधरी कहते हैं, उससे समझाने की जरूरत नहीं। मैं शुरू में ही जान गया था कि अगर यह स्थायी काले बाल करने का लोशन होता तो सबसे पहले तुम अपने बाल रंगती और जवान हो जाती। इसलिए मैंने यह प्लास्टिक का चूहा उछाला था और तुम अपने ही हाथों मात खा गई, समझी? रास्ते में गाड़ी में बैठते हुए, मेरी बहन सिस के घर चलो। ड्राइवर, मैं उस बूढ़े खूसट को नाको चने चबवा दूंगी। सिस, मैं चाचा चौधरी से बाजी हार गई। वो रोने लगती है। घबराओ नहीं प्यारी बवीरा, पहली इनिंग में आउट हो जाने से क्रिकेट में हार जीत का फैसला नहीं हो जाता। अभी तुमने दूसरी बारी खेलनी है। यह लो मेरा बनाया हुआ स्प्रे।
लोशन उस बूढ़े पर छिड़क दो। निर्दयी औरतों, शर्म करो, स्प्रे से एक निर्दोष आदमी का चेहरा बिगड़ जाएगा। बहन, तुम्हारा पति आजकल ज़्यादा बड़बड़ाने लगा है, तुम्हें बकवास करने की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यह लो। और स्प्रे उसके चेहरे पे कर देती है। ओह, मेरा चेहरा बदसूरत हो गया। और उसका चेहरा मित्रों बदसूरत हो जाता है। चलो चाचा चौधरी के घर वापिस। पंखों की कंपनी ने मुझे यह पेडेस्टल देकर उपकार किया है। इसके तार में यह बटन लगा है, इससे पंखा चलाया जा सकता है। चाचा चौधरी एक पंखा चलाने की कोशिश कर रहे होते, तभी बबीरा उनके घर में प्रवेश करती है। चौधरी, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। और वह स्प्रे चाचा चौधरी की तरफ छिड़कती है। मैं यह स्प्रे छिड़ककर तुम्हें हमेशा के लिए बदसूरत बना दूंगी। तभी चाचा चौधरी पंखा चला देते हैं। तुम कुछ ज़्यादा गुस्से में लग रही हो। बैठो, पंखा चला दिया, हवा खाकर ठंडी हो जाओ। और मित्रों, स्प्रे वापस बबीरा के चेहरे पर जाके गिरता है। ओह, तेज हवा से स्प्रे लौटकर मेरे चेहरे पर ही आ गिरा और बबीरा बदसूरत हो जाती है। मित्रों, पंखा बंद करो, चिल्लाती है। बदसूरती के लोशन बनाने की बजाय महिलाओं को खूबसूरत बनाने वाले क्रीम पाउडर बनाने में अपना ज्ञान लगाओ तो बेहतर रहेगा, समझी? चाचा चौधरी कहते हैं। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। मित्रों, अगला पार्ट है चोर और कांस्टेबल बारो। साबू, एक चोर भाग गया है। क्या इस शख्स का आदमी तुमने इधर कहीं देखा है? हवलदार उसे फोटो दिखाता है। नहीं कांस्टेबल बारो, मैंने नहीं देखा। धन्यवाद पहलवान, तुम्हारा चौड़ा जिस्म एक आदमी को छुपाने के लिए उपयुक्त है। उसके पीठ के पीछे एक चोर छिपा होता है। यह तो वही चोर है। अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। और वह भागने लगता है। साबू, जानते हो एक चोर को छुपाना उतना ही जुर्म है जितना चोरी करना। मुझे ज्ञान नहीं था कि चोर मेरे पीछे छुपा है। मुझे एक मौका दो, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले अभी कर दूंगा। ठीक है साबू। वह जा रहा है। साबू उसके पीछे। ओह, वह बड़ा आदमी मुझे पकड़ने आ रहा है। अगर चलती बस का हैंडल मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बचकर निकल सकता हूँ। और वह बस के हैंडल से लटक जाता। ओह हो, अब तो मुझे नहीं पकड़ सकते। वह बस सुपर फास्ट है, मुझे और तेज भागना होगा। साबू उस बस के पीछे भागता है। भागते भागते आ गया पकड़ में। वह उस चोर को पकड़ लेता है। देखो, लंबी टांगे भी चोर को पकड़ने में उपयोगी होती है। और वह उसे हवलदार के हवाले कर देता है। याद रखो, कानून के पंजे से कोई नहीं बच सकता। कांस्टेबल, अगर इजाज़त हो तो मैं अपने घर में कह दूं कि मैं आज खाना बाहर खाऊंगा। अगर तुम फिर अफू चक्कर हो गए तो? नहीं, तुम दरवाजे पर पहरा देते रहो। सिपाही दरवाजे पर पहरा देता है और चोर अंदर चला जाता है। अच्छा, जाओ, जल्दी लौटना। कांस्टेबल बारो, कैसे बैठे हो? चाचा चौधरी, मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। मुजरिम मकान के अंदर गया है। तब तो पंछी उड़ गया समझो। क्या मतलब? मेरे साथ आओ, मतलब समझाता हूँ। चौधरी उसे अंदर लेके जाते हैं। जिसको तुम मकान समझे थे वह फिल्म की शूटिंग के लिए लगाया गया एक सेट है। मेरी नौकरी गई समझो। हम तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। देखो, रॉकेट जमीन सूंघकर पता लगा रहा है कि चोर किस तरफ भागा है और रॉकेट दौड़ रहा है। वह गया, वाऊ वाऊ, और वह चोर को पकड़ लेता है। वाऊ वाऊ, और रॉकेट चोर के पीछे और चोर भागते हुए चौधरी और सिपाही के पास आ जाता है। मित्रों, कांस्टेबल बारो, अपना चोर संभालो। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? चलो सीधे थाने। जादूगरनी सीबा। लोगों की नज़रों से दूर घने जंगलों में सीबा का एक किला था। मित्रों, सबसे दूर सीबा सिर्फ अपने संसार में ही रहती थी। मेरा दिल बहलाने के लिए मेरे पास हर जाति और देश के लोग इन मर्तबानों में बंद हैं। मेरा यह संग्रहालय दुनिया में सबसे अनूठा है। लेकिन सिबा, तुम्हारा इंसानों का यह संग्रहालय अधूरा है। क्यों? यानी मेरे पास गोरे, काले, पीले और अंग्रेज, अरब, चीनी, अफ्रीकी सब तरह के आदमी हैं। अब किसकी कमी है? साबू की। सिबा, साबू इंसान जाति का एक अजीब करिश्मा है। जब तक वह संग्रहालय से बाहर है तब तक यह अधूरा है। याकीत, अगर ऐसी बात है तो साबू यहाँ जरूर आएगा। काले तिलिस्म, मुझे साबू की शक्ल दिखाओ। वाह, सचमुच मेरा संग्रहालय हीरे से वंचित है। क्या हष्टपुष्ट शरीर है, क्या मांसल बाजू है। वो देख के कहती है। गोरंग, मुझे यह साबू नाम का आदमी चाहिए। जब तक तुम इसे यहाँ लाओगे एक मर्तबान तैयार मिलेगा। जो हुक्म सिबा। वाह, लस्सी पीकर लुत्फ आ गया। चाची लस्सी बनाने में खूब माहिर है। लेकिन साबू, अपने को तो अभी तक काफ़ी नहीं मिली। घर में काफ़ी का पाउडर नहीं है, बिनी कहती है।
चीनी ख़त्म है, जैसे भी ख़त्म है। काफ़ी कैसे बनेगी? भगवान, मैंने काफ़ी मांगी थी, मुसीबत नहीं मांगी थी। जब तक यह चीज़ें नहीं आएंगी घर में कॉफ़ी नहीं बनेगी। जब तक कितना सामान आएगा आपका कॉफ़ी का मज़ा ठंडा पड़ जाएगा। क्यों नहीं चलकर किसी होटल में कॉफ़ी पी आते हैं चाचा जी? साबू, तुम ठीक कहते हो, मैं होटल पर ही जाता हूँ। मैं भी आपके साथ हो लेता हूँ, सुस्ती दूर हो जाएगी। और दोनों चल पड़ते हैं। रास्ते में बातें करते हुए कौन से होटल चलें? एक्सप्रेसो कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी बार, और कोल्ड कॉफ़ी के लिए होटल स्पेस मशहूर है। यह बताओ उधार कौन सा होटल करता है साबू? तभी रास्ते में, ए लंबू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें यह बता दूं, गौरंग के साथ चलने में जिस किसी ने आनाकानी की है वह हाथ पैर तुड़वा बैठा है। मोटे कद्दू, आज तक किसी ने हुक्म नहीं दिया तो तुम पसलियाँ तुड़वाओगे? महात्मा गांधी के देश में हिंसा का क्या काम? बूढ़े, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, हटो पीछे। वो चाचा चौधरी को धकेल देता है। तभी साबू को गुस्सा आता है। मोटे, तेरी यह हिम्मत! और मित्रों, जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। बोरो उस पर हमला करता है। साबू बच जाता है। ओह, अगर मैं एकदम ना हटता तो मेरा सिर उस चट्टान की तरह टूट जाता। तभी साबू बोरो को पीछे से पकड़ लेता है उसके हाथों से। यह सभ्य लोग बसते हैं, समझा? यह नहीं जिसकी चाहो हड्डियाँ तोड़ते फिरो। तुम यहाँ ज़्यादा देर रहे तो लोगों का नुकसान होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बोरो चिल्लाता है। साबू से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और पश्चिम की ओर, तुम किस तरफ से आए थे? पश्चिम की तरफ से। वो उसे उसी तरफ फेंक देता है। ठीक है, वहीं वापस जाओ। ओह, इतनी तेजी से मैं आया नहीं था जितनी तेजी से वापस जा रहा हूँ। और खिड़की तोड़ते हुए वह सिबा के महल में गिरता है। यह कौन बदतमीज आया? गौरंग, अंदर आने का क्या यह रास्ता है? सिबा, गौरंग पर नाराज ना हो, इसका कोई कसूर नहीं है। इस रास्ते से इसे बेचारे को साबू ने भेजा है। उस मामूली आदमी की यह हिम्मत कि मेरे सबसे ज़्यादा विश्वसनीय गौरंग का यूं जलील किया उसने। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है सिबा। बेवकूफ़ पंखड़ू, तुम बहुत बड़बड़ करने लगे हो। मैं अभी उस बदतमीज साबू को पकड़ कर लाती हूँ। आज तक मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी इसने दी है। और वह हवा में उड़ती हुई जाती है कॉफ़ी बार के सामने। चाचा चौधरी कॉफ़ी बार में चले जाते हैं। साबू, मैं यहाँ कुछ देर बैठकर कॉफ़ी पीऊँगा। चाचा जी, तब तक मैं उधर खुली हवा में टहलता हूँ। ओह, यह कैसी चमकदार चीज़ है! मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। सचमुच यह व्यक्ति पूरी मनुष्य जाति में अपनी किस्म का एक ही है। मुझे इसके बिना मेरे इंसानों का संग्रहालय अधूरा है। सिबा कहती है, साबू, तुमने मेरे सबसे प्रिय दास गौरंग को कष्ट देकर मुझे नाराज़ किया, फिर भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी यदि चुपचाप मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी ने मुझे औरतों पर हाथ उठाने को मना कर रखा है, इसलिए जाओ, अपना रास्ता लो। ताड़ के वृक्ष पर। तुम सीधी भाषा नहीं समझते। ओह, यह क्या! तभी साबू के चारों तरफ एक धुएं का गुंबान बन जाता है। इस मर्तबान में समा जाओ। और वो धुआं धीरे धीरे मर्तबान में समाता है। और तुमने मुझे धोखे से बंद कर लिया। हा हा हा। तुम्हारे मेरे पास आ जाने से मेरा इंसानों का संग्रहालय पूरा हो जाएगा, जहाँ हर किस्म का, हर जाति के लोग होंगे। औरत, तुम्हारा संग्रहालय अब भी अधूरा है। दुनिया ताकत से नहीं अकल से चलती है, और अकल का बादशाह है चाचा चौधरी। साबू कहता है, मैं उसे भी अपने पास ले आऊँगी, अपने संग्रहालय में, समझे? चाचा चौधरी कॉफ़ी पीकर कॉफ़ी बार से बाहर निकलते हैं। मित्रों, कॉफ़ी तो पी ली, अब साबू को देखा जाए। तभी रास्ते में, हाँ, मेरा दिमाग उसके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। वह सचमुच ऐसी विलक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति है जिसका विश्व में सानी कोई भी नहीं है। तुम्हें सिबा के साथ चलना होगा, वह कहती है। चाचा चौधरी कहते हैं, अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने उस हर चीज़ को पाया है जिसे चाहा है। मैं तुम्हें मर्तबान में डालकर ले जाऊंगी। वह एक अंगूठी से वार करती और एक खंबा कट के गिर जाता। कड़ाक! देखो मेरी ताकत। सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो सिबा, लेकिन तुम्हारा मर्तबान में पहले से ही साबू है, एक में दो कैसे आएंगे? ओह, मेरे पास दूसरा खाली मर्तबान नहीं है, सिबा कहती है। सिबा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाली मर्तबान दूंगा जिसमें तुम मुझे बंद करके अपने साथ ले चलना। सचमुच तुम कितने बुद्धिमान हो चाचा चौधरी। और सिबा उसके साथ चल पड़ती है। तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर से मर्तबान लाता हूँ। चाचा चौधरी ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। साबू सोचता है, मर्तबान में बंद पड़े पड़े, अरे इसमें तो कुछ है। अचार, अचार बहुत पसंद है मुझे।
पता है, खट्टी और चटपटी चीज़ें औरतें की पसंद करती हैं। खाओ, फिर इसी मर्तबान में मुझे बंद करके तुम ले चलना। सिबा अचार खाने लगती है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। बस, डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से गला खराब हो जाता है। मुझे और अचार ना दिया तो तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगी, सिबा गुस्से में बोलती है। सिबा, अब तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकती। सत्यानाश, मेरा जादू क्यों नहीं काम कर रहा? तुम्हारी सारी ताकत अंगूठी में थी जो तुमने उंगली में पहन रखी थी। अचार निकालते समय तेल की चिकनाई से अंगूठी उंगली से फिसल कर मर्तबान में गिर पड़ी। अब तुम सिर्फ एक आम औरत हो, समझी? मित्रों, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, बाहर आ जाओ। तभी साबू जोर से उस मर्तबान को तोड़कर उससे बाहर निकल जाता है। बोलो, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? साबू, इसे बख्श दो, आखिर एक औरत है, इसे वापस इसकी दुनिया में जाने दो। और सिबा का जादू टूटते ही उधर किले में सारे जार टूट जाते हैं और सभी कैदी आज़ाद हो जाते हैं। पता नहीं मर्तबान कैसे टूट गया। सिबा की तरह उसका जादू भी विचित्र है। ऐसा कहते हुए वे वहां से अपने अपने घरों को चले जाते हैं, कैदी जो थे। राजा की मूछें अगली कहानी है। चाचा जी, आगे कौन सा प्रदेश आएगा? कदन राज्य। साबू, रुको, हमारे राज्य में प्रवेश करने से पहले बताओ, क्या तुम्हारी मूछें हैं? तभी दरबान उन्हें रोकता है और कहता है, क्या हमारे दरबार में पहुंचने से पहले तुम्हारी मूछें हैं? क्यों नहीं, देखो हम दोनों की हैं। साबू कहता है, तो अंदर जा सकते हो। दोस्त, एक बात बताओ, चाचा चौधरी पूछते हैं। दूसरे देश में दाखिल होने से पहले सरकार पासपोर्ट देखती है, क्या तुम्हारे कदम राज्य में मूछी प्रमाण पत्र है? हाँ, आगे बढ़ो। कदम राज्य का राजा बलचान। कैदी का जुर्म क्या है? महाराज, इसने अपनी मूछें सफाचट करवा दी। हमारे राज्य के कानून के मुताबिक यह अपराध है। बिना मूछों के कोई पुरुष मर्द नहीं होता। महाराज, मुझे नाटक में गौतम बुद्ध का रोल करना था, इसलिए अपनी शकल वैसी करने के लिए मैं मजबूर हो गया था। कैदी का सिर कलम कर दो। राजा कहता है, महाराज क्षमा करें। कैदी कहता है, हत्या का अपराधी माफ किया जा सकता है, पर बिना मूछों वाला नहीं। कदम राज्य में सिर्फ मूछ वाले जवान मर्दों को ही रहने का हक है। राजा कहता है, सिपाही पकड़ के ले चलते हैं। चलो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ दो मुझे। कुछ दूर रास्ते पर, क्यों बहन, सब्जी मंडी किधर है? आगे चले जाओ। अरे तुम औरत नहीं मर्द हो, तुम्हारी आवाज़ से मुझे शक हुआ था। चाचा चौधरी उसका बुर्का हटा देते हैं। तभी मूछों पर तेल लगाते समय मैंने गलती से बाल सफा लोशन लगा लिया। कानून मुझे पकड़ना ले, इसलिए मैं बुर्का ओढ़कर रहता हूँ। तुम्हें मेरे साथ महाराज के पास चलना होगा। तभी एक सिपाही की नज़र पड़ती है और वो उसे पकड़ लेता। ओह, मेरे दिन पूरे हो गए। अजनबी, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अपराधी का जुर्म? महाराज, यह बिना मूछों वाला है। क्या मुजरिम को अपनी सफाई में कुछ कहना है? महाराज, अगर इजाज़त हो तो मैं अपराधी की तरफ से कुछ कहूँ। इजाज़त है। कोई मूछें रखे या ना रखे, यह व्यक्तिगत है। राज्य को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जिसने मूछ नहीं रखी वह हमारे राज्य से निकल जाए, यही कानून है, समझे छोटे आदमी? राजा कहता है, लेकिन महाराज, आपकी मूछें जुओं का घर है। झूठ, यह सच है। मैं जो पकड़कर दिखा सकता हूं। अगर झूठ निकला तो तुम्हें भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा, समझे? सर्राट। और चाचा चौधरी एकदम से उसकी मूछ खींच लेते हैं। यह गई जिन पर तुम्हें नाज था। कमबख्त, यह क्या किया? देखो, जिसकी अपनी मूछें नहीं हैं उसे दूसरे को सजा देने का क्या हक है? राजा की नकली मूछें, सभी सिपाही कहते हैं। लेकिन तुमने कैसे पहचाना कि मेरी मूछें नकली हैं? तुम्हारी भौहें सफ़ेद थी, इसलिए मैंने सोचा मूछें काली कैसे हो सकती हैं। मित्रों, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। देखा आपने? राजा बलचान, अब तुम बताओ, तुमने यह ढोंग क्यों किया? यह कई साल पुरानी बात है, जब मैं 25 साल का हो गया था, मगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं होगी। कस्बे के सारे लोग मेरी खिल्ली उड़ाते थे। देखो, बालचंद बालिग हो गया मगर उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं आई। वो मर्द नहीं, औरत है। ऐसी बेइज्जती सहने से अच्छा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। और एक दिन मैं फांसी लगाने के लिए पेड़ से रस्सी लटकाकर खड़ा ही था कि अरे नौजवान, जिंदगी बड़ी अनमोल चीज़ है, उसे मत गवाओ। आप कौन हैं? मैं पाटे खान, नौटंकी में काम करता हूँ। अगर दाढ़ी मूछ नहीं होगी तो निराश मत हो, यह नकली मूछ लगा लो। धन्यवाद पाटे खां,
नकली मूछ लगाकर मैं चल दिया। अगर मैं अपने कस्बे में गया तो लोग पहचान लेंगे। मुझे दूर किसी दूसरे राज्य में जाकर बाकी जीवन बिताना चाहिए। मैं चलता चलता कदम राज्य पहुंचा। नौजवान, मेरे साथ चलो, महाराज वीरजान तुम्हें पुरस्कार देंगे। अब मैं चैन से मर सकूंगा। नौजवान की मूछें मेरी मूछों से ज़्यादा लंबी हैं। मैं इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। और तब से मैं इस राज्य में मूछ कानून चला रहा था, मगर आज से मैं इस कानून को ख़त्म करता हूँ। अपराधी को आज़ाद किया जाता है। अगली कहानी, रोलू की क्राकरी। वाह, वह पतंग कितनी सुंदर है। ओह, यह क्या हो गया? तभी क्राकरी पे पैर पड़ता है। अरे क्यों, तुमने मेरी कीमती कप प्लेट तोड़ दी? अगर सड़क पर क्राकरी पड़ी होगी तो यही होगा ना। मेरे कप प्लेट्स हैं, मेरी जहाँ जी चाहे वहाँ उन्हें रखूँ। चल, हर जाने के 2000 रुपये निकाल। मगर अच्छा, कप प्लेट 100 रुपये में आ जाता है, फिर 2000 क्यों? 100 रुपये कप प्लेट की कीमत और 1900 रुपये तुम्हारी सज़ा, ताकि फिर कभी तुम किसी का नुकसान ना करो। यह लो 2000 रुपये, मेरी जान छोड़ो। आदमी अक्लमंद लगते हो। रोलू, क्या पैसे मिल गए? हाँ दोस्त गारो, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। मगर रोलू, ऐसी योजना तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? कुछ अरसे पहले मैं एक घर में नौकरी करता था। एक बार मैं किचन में था कि मालकिन की कर्कश आवाज़ आई। रोलू, चाय बनी या नहीं? मेम साहब अभी लाया। ओह, जल्दी में केटल हाथ से छूट गया, कड़कड़ाक, और वह टूट गया। बेवकूफ़, तुमने मेरा कीमती कप प्लेट तोड़ डाला। 200 रुपये तुम्हारी तनख्वाह से काटे जाएंगे। मगर मेम साहब, कप प्लेट 100 रुपये में आ जाता है। 100 रुपये का कप प्लेट की कीमत और 100 रुपये सज़ा, ताकि तुम भविष्य में नुकसान ना करो, समझे? तभी चाचा चौधरी का ट्रक गुजरता है और सारी क्रॉकरी टूट जाती हैं। कप प्लेटें क्या सामने देखकर ट्रक नहीं चलाते? कप प्लेट्स भी कोई सड़क पर सजाने की चीज़ है? चाचा चौधरी कहते हैं। एक मेरा नुकसान किया, दूसरे जबान लड़ाते हो मुझसे। अगर रकम 1-1 रुपये के सिक्कों में हो तो कोई एतराज़ तो नहीं? मेरे 8 कप प्लेटों की कीमत 16,000 रुपये निकालो, वरना गोली मार दूंगा। चाचा चौधरी कहते हैं। अगर रकम 1-1 रुपये के सिक्कों में हो तो कोई एतराज़ तो नहीं है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। तो पीछे जाकर डगडग का दरवाज़ा खटखटाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। डगडग, हाँ, मेरे ट्रक का नाम है। और वो पीछे जाके ठाक 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 करता है। साबू दरवाज़ा खोलता है। कहो, क्या तकलीफ़ है भाई? 16,000 रुपये। साबू एक घटी उस पर फेंक देता है, धप, और वो गठरी के नीचे दब जाता है। मित्रों, ओह, मुझे पैसे देने का वायदा था। यह भारी गठरी मुझे नहीं चाहिए तो ना लो। मगर इस गठरी में एक एक के सिक्के 16,000 रुपये हैं। चाचा जी चलो, और वो गठरी बांध के साबू चल पड़ता है। साबू और फवारे। शहर से दूर खुले वातावरण में चला जाए। साबू कोट पैंट पहन के हैंडसम बन के तैयार होके घूमने निकलता है। मित्रों, एक जगह बैठकर, यह जगह अच्छी है, यहाँ चारों तरफ हरियाली है। ओह, यह क्या? तभी फवारा फूट पड़ता है। मैं सुखिया हूँ, यहाँ से कुछ दूर रहता हूँ। यह ज़मीन ऐसी है कि किसी जगह से भी फवारा फूट निकलता है। दूसरे गांव में सूखा पड़ा है, पर यहाँ पानी की कमी ही नहीं है। यह ज़मीन से फवारा फूटने लगता है तो उसे बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? अगर ऐसा किया गया तो पानी का बहाव दूसरी जगह से फूट निकलेगा। साबू, सुखिया देखो, वहाँ फवारा फूटने वाला है, मैं उसे रोक सकता हूँ। और साबू उसे अपने हथेली से बंद कर देता है। मैंने उसे दबा दिया। तभी सुखिया पानी के फवारे के ऊपर होता है। ओह, दूसरी जगह से फवारा फूटता है और जिससे सुखिया को उड़ा के वो हवा में ले जाता है। लंबू ने तमाशा देखा और चल दिया। सुखिया कहता है, उधर बिनी, मैं चलता हूँ। यह आदमी है या चलती चक्की, एक जगह चैन से बैठ नहीं सकता। बिनी कहती है, कौन? एक आदमी आ रहा है। 2 गुंडे गन लेके खड़े थे। वो चाचा चौधरी को आते हुए देखते हैं। हॉर्न, उसके पास से कुछ ना कुछ माल मिलेगा। और गौन उसे पकड़ लेता है। जो कुछ तुम्हारी जेब में हो हमारे हवाले कर दो। ओह, वे गुंडे चाचा जी को पिस्तौल दिखा रहे हैं। तभी साबू की नज़र उन पर पड़ती है और साबू अपनी हैट उतार कर उन पर दे मारता है। साबू की हैट सीधे जाके गिरती है पिस्टल पकड़े हुए गौन के हाथों पे। धड़ाक, और चाचा चौधरी उसे एक पंच मारते हैं। भागो, और वो दोनों भाग जाते हैं। चाचा चौधरी कहते हैं, धन्यवाद साबू बचाने के लिए। अगली कहानी है मित्रों, सूट करने वाली दाढ़ी। चाचा जी क्या हुआ?
कभी ऐसा हुआ है कि कोई जुर्म करे और पकड़ा भी ना जाए? साबू, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है, कोई जल्दी पर कोई देर से। अगर मुजरिम बहुत चालाक हो और सारा काम बड़ी सफाई से करे तब चाचा जी, तो भी वह कहीं ना कहीं गलती कर जाता है और वह उसको पकड़वाने में कारगर सिद्ध होती है। आप आगे ना जाइए, वहाँ दाढ़ी सूट खड़ा है जो राहगीरों को लूट लेता है। मुझे भी उसने लूट लिया। तुम तो काफ़ी ताकतवर लगते हो, फिर कैसे मात खा गए? क्या उस बदमाश के हाथ में बंदूक है? उस डाकू के दोनों हाथ कटे हुए हैं। हा हा, तुम एक हाथ कटे से लुटाए? यह हंसने की बात नहीं है। डाकू दाढ़ी सूट ने मुझे पर गोली चलाई, पर मैं बच गया। इससे पहले कि वह दूसरी गोली चलाता मैंने सारा धनुष के आगे रख दिया। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। सुनो, मैं पहलवान धोबी पटक हूँ। शहर में दंगल था, लाखों की भीड़ के सामने मैंने सबसे नामी पहलवान को पछाड़ दिया। लोगों ने खुशी के मारे मुझे कंधे पर उठा लिया और 1 लाख रुपए भेंट में दिए। मैं इन रुपयों से पौष्टिक खुराक खाऊंगा ताकि अगला रुस्तमे हिंद का खिताब जीत सकूं। और मैं पैसे लेके आ रहा था, तभी रास्ते में एक दाढ़ी वाला बदसूरत और नाटा आदमी सामने आया। यह बैग नीचे रख दो। इस वक्त चिल्लर जेब में नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर भीख दे देता। ऐसा मैंने कहा। मैं भीख नहीं, उस बैग की बात कर रहा हूँ। गिदड़, शायद तुम नहीं जानते कि तुम किस से बात कर रहे हो। एक बार गलती से एक चोर मेरे घर में घुस आया था। मैंने उससे की इतनी हड्डियाँ कड़कड़ाई कि उसने तय किया कि दोबारा वह कभी पहलवान के घर में सेंध नहीं लगाएगा। समझे? तुम शायद मरना चाहते हो। तुम्हारे तो दोनों हाथ नहीं है, तुम शरीर पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। तभी धाएं गोली की आवाज़ आती है। जो काम मेरे हाथ नहीं कर सकते वह मेरी दाढ़ी कर सकती है। एक वार्निंग शॉट था ये। बाप रे, दाढ़ी है या दोनाली? जो काम मेरे हाथ नहीं कर सकते वह मेरी दाढ़ी करती है। यह वार्निंग शॉट था, समझे? बाप रे, दाढ़ी है या दोनाली? मैं वहाँ से भागा तो यहाँ आकर सांस ली। सचमुच तुम्हारी कहानी बड़ी विचित्र है मित्र। दाढ़ी पिस्तौल की तरह फायर करे ऐसा पहले कभी भी नहीं सुना था। जो कुछ मैंने कहा था, क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? साबू कहता है। तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? वापस चले जाओ। आगे दाढ़ी सूट डाकू खड़ा है। उसने मेरे सारे रुपए छीन लिए, उसने मेरे जेवर ले लिए, मुझे लूट लिया। पब्लिक आती है और अपना दुखड़ा चाचा चौधरी से कहती है, साबू, यह दाढ़ी सूट जल्दी ही करोड़पति बन जाना चाहता है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मुझे अमीर बनने में तुम भी सहयोग कर दो और जल्दी से जेबें ढीली करो। हमसे शायद तुम्हें चंदा ना मिले, समझे? तभी वो गोली चलाता है। धाएं, बदतमीज जबान लड़ाता है। चूहे, तेरी यह हिम्मत! साबू को गुस्सा आता है। तुमने बहुत लोगों को लूटा और सताया है। मैं तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूंगा। ओह! गोली चलती है, साबू के कान के पास से गुजरती है। साबू, तुमने मेरा गुस्सा और भी भड़का दिया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह चिल्लाने लगता है। तुम्हें चाचा चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद उन्हें तुम्हारी टूटी बाजुओं पर रहम आ गया। किन बाजुओं की बात करते हो साबू? ये तो नकली हैं, प्लास्टिक की चमक से दूर से दिखाई दे जाती हैं। दाढ़ी से गोलियां चलने का रहस्य? वह इसके असली हाथ हैं जो पिस्तौल थामे रहते थे। जब पिस्तौल चलती थी तो लगता था कि गोलियां दाढ़ियों से आ रही है, क्योंकि इसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी। दाढ़ी तो घनी और लंबी है, वह भी नकली है। दरअसल यह आदमी गंजा है। तुमने लोगों से लूटा धन कहाँ छुपाया है? जब सब भेद खुल गया तो रुपए पैसों के बारे में भी बता दो। आओ मेरे साथ गुफा के अंदर। तुमने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया है, इन सब की गठरी बांधो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस थाने ले जा रहे हैं तुम्हें। चलो। और इसी के साथ मित्रों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कॉमिक्स राजा को विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू देखने के लिए। अगर कहानी पसंद आए मित्रों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे भी ट्रांसफ़र कीजिए। धन्यवाद मित्रों। थैंक यू।